साल 2003, पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र। एक छोटा लड़का है, तापोस। उसके हाथ कांप रहे हैं और हाथों में चाय का कप है। वो धीरे धीरे अपनी बड़ी बहन के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बहन बिस्तर पर बैठी है, बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं। वो घबराते हुए कहता है, दीदी चाय। लेकिन बहन चाय नहीं लेती। नहीं, चाय लेने के बजाय वो उसका हाथ पकड़ लेती है, अपने चेहरे से बाल हटाती है, एक एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान देती है और फिर उसे उठाकर दीवार पर फेंक देती है। और ये जो भयानक घटना है, ये एक 8 साल लंबे चले सिलसिले की सिर्फ एक कड़ी थी। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे परिवार को, आप कह सकते, तोड़कर रख दिया था। बिल्कुल। आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर तापोस भाई की भेजी हुई एक सच्ची और परेशान करने वाली कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी 1999 में शुरू हुई, आसनसोल के पास जमुरिया में, और इसका केंद्र थी उनकी 15 साल की बहन प्रीति। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। हम उन घटनाओं के क्रम को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस परिवार के हर फैसले को एक तरह से दिशा दी। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक नाकामियों ने उन्हें आधुनिक चिकित्सा के रास्ते से हटाकर एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां डर और लाचारी ही सब कुछ तय कर रहे थे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली बीमारी से। साल था 1999 और 15 साल की प्रीति को तेज बुखार आता है। और ये कोई मामूली बुखार नहीं था। मतलब डॉक्टरों का इलाज, दवाइयाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। परिवार ने उसे एक बड़े अस्पताल में भी भर्ती कराया, लेकिन 7 दिन बाद भी हालत वैसी की वैसी। डॉक्टर भी हैरान थे। और फिर थक हार कर पैसे खत्म होते देख परिवार उसे घर वापस ले आया। और यहीं पर कहानी का जो रुख है वो पूरी तरह बदल जाता है। मतलब जब विज्ञान के दरवाजे बंद होते दिखने लगते हैं। हाँ, तो इंसान अक्सर उन दरवाजों को खटखटाता है जो हमेशा से खुले रहें। पड़ोसियों, रिश्तेदारों की सलाह पर प्रीति की मां के मन में एक पुराना डर बैठ गया, बुरी नजर। बुरी नजर, ये कॉन्सेप्ट हम सबने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है इस संदर्भ में? देखिए, ये एक बहुत गहरी सांस्कृतिक मान्यता है। इसका मतलब है कि किसी की जलन या बुरी भावना से भी आपको शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। तो ये अचानक आई किसी मुसीबत को समझने का एक फ्रेमवर्क बन जाता है। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि समस्या बुरी नजर है, तो उसका समाधान फिर मेडिकल नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है। और इसी सोच के साथ परिवार ने एक महिला तांत्रिक से संपर्क किया। सही। और वो तांत्रिक घर आती है, कुछ पूजा पाठ करती है और कहती है सब ठीक कर दिया है। लेकिन जाने से पहले वो एक बहुत ही अजीब बात कहती है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो प्रीति की माँ से कहती है, अगले 1 हफ्ते तक आपकी बेटी को 3 देवता दिखाई देंगे। और जब माँ ने पूछा कि कौन से देवता, तो उसका जवाब था, मेरे देवता हैं। ये तो बहुत अजीब है। और उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ आशीर्वाद देने आए हैं। हो सकता है उनके कुछ रूप डरावने हों, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस चेतावनी का क्या मतलब निकाला जाए? ये तो असल में ये एक क्लासिक केस है जिसे मनोविज्ञान में प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग मतलब पहले से तैयार कर देना। बिल्कुल। उस तांत्रिक ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उसने परिवार के दिमाग में एक लेंस लगा दिया, एक चश्मा लगा दिया, जिससे वो भविष्य में होने वाली हर अजीब घटना को देखने वाले थे। अच्छा। उसने एक तरह से उनकी हकीकत को कंट्रोल कर लिया, कुछ होने से पहले ही। अब अगर प्रीति को कोई अजीब चीज दिखती तो उसे मेडिकल समस्या नहीं बल्कि देवताओं के आने का सबूत माना जाता। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। 1 महीना गुजर गया, सब सामान्य लग रहा था। फिर एक दिन दोपहर में प्रीति अपने कमरे में पढ़ रही थी और अचानक उसे कुछ दिखा। हाँ, उसकी नजर कमरे के एक कोने पे पड़ी। वहां एक 6 फुट लंबा हरे रंग का आदमी खड़ा था, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। वो बुरी तरह डर गई और चीखते हुए बाहर भागी। और यहाँ देखिए माँ की प्रतिक्रिया क्या होती है, जो शायद किसी भी माँ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर उन्होंने उसे शांत करने के लिए कहा, डरो मत, तांत्रिक ने कहा था ना कि देवता दिखाई देंगे। ये उन्हीं में से कोई होगा। हाँ, लेकिन ये प्रतिक्रिया एक तरह से मामले को और उलझा देती है। कैसे? एक तरफ तो वो अपनी बेटी को शांत कर रही थी। वो शांत कर रही थी, लेकिन अनजाने में उन्होंने 2 काम किए। पहला, उन्होंने प्रीति के अनुभव को, उसके डर को कम आंका, और दूसरा, उन्होंने तांत्रिक की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। मतलब अब परिवार के लिए पक्का हो गया कि मामला डॉक्टर्स की समझ से बाहर का है। बिल्कुल। यहीं से मेडिकल और विश्वास के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट इन लक्षणों को देखता, तेज बुखार और फिर डरावनी चीजें देखना,
तो वो शायद एन्सेफेलाइटिस जैसे किसी दिमागी सूजन की जांच करता है। पर परिवार तो डॉक्टरों पर भरोसा खो चुका था। और उन्हें तांत्रिक ने पहले ही तैयार कर दिया था, तो उनके लिए एकमात्र जवाब अलौकिक था। और उस हरी उरुवम वाली घटना के सिर्फ 3 दिन बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था कि प्रीति ने अचानक अपना गला पकड़ लिया। वो कहने लगी, माँ सांस नहीं आ रही, और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, जैसे कोई सच में उसका गला घोट रहा हो। घर में तो कोहराम मच गया होगा। हाँ, फिर से पड़ोसियों की सलाह काम आई और वो लोग प्रीति को पास की एक मस्जिद के मौलवी के पास ले गए, जो झाड़ फूंक के लिए जाने जाते थे। और वहां जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो जैसे फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने जैसा था। जैसे ही मौलवी कमरे में आए, प्रीति ने अपनी गर्दन लगभग 45 डिग्री घुमाई और एक भारी बदली हुई आवाज में कहा। क्या कहा? कहा, तू बचाएगा इसे, इतनी ताकत आ गई है तुझ में, जानता भी हम कितने हैं। और इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया होगा। तपोस के सोच के मुताबिक प्रीति ने उस 85 किलो के मौलवी को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। क्या एक 15 साल की लड़की ने? हाँ, सब लोग मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर प्रीति के पिता इस कदर टूट गए कि उन्होंने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। कोई भी पिता ये देखकर टूट जाएगा। पर इस घटना का मतलब क्या था? ये क्या साबित कर रहा था? देखिए, यहाँ बात सिर्फ अलौकिक शक्ति दिखाने की नहीं है। ये घटना परिवार के सपोर्ट सिस्टम को एक-एक करके तोड़ रही थी। पहले डॉक्टर फेल हुए, फिर तांत्रिक का समाधान उल्टा पड़ गया, और अब एक सम्मानित धार्मिक व्यक्ति को शारीरिक रूप से हरा दिया गया। इसने परिवार को पूरी तरह से अकेला और बेबस कर दिया। उन्हें लगा होगा कि उनकी समस्या दुनिया की किसी भी मदद से बड़ी है। बिल्कुल, और पिता की वो प्रतिक्रिया, वो उस बेबसी की, उस हताशा की चीख थी, जब एक बाप को लगता है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकता। इस घटना के बाद परिवार ने जमूरिया छोड़ने का फैसला कर लिया। वो 35 किलोमीटर दूर चिनाकुरी में अपनी नानी के घर चले गए, इस उम्मीद में कि शायद जगह बदलने से कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ नहीं बदला। हफ्ते में 2-3 बार चीखना, चिल्लाना, सिर दीवार पर मारना, ये सब चलता रहा। और इसका असर उसकी सामाजिक जिंदगी पर भी पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। स्कूल में दूसरे बच्चों से डरने लगे। एक अजीब घटना का भी जिक्र है, जब एक लड़की ने प्रीति को बाथरूम में डरावनी हंसी हंसते देखा, लेकिन जब टीचर वहां पहुंची तो प्रीति अपनी क्लास में बैठी मिली। इन सब चीजों ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। और इसी अकेलेपन और डर के माहौल में हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, साल 2003, जब तापोस अपनी बहन को चाय देने गया था। हाँ, और उस घटना में जो हुआ वो इस मामले की जटिलता को दिखाता है। प्रीति ने पहले अपने भाई पर हिंसक हमला किया, उसे उठाकर फेंका, लेकिन जब माँ और पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रीति टूटे कांच के टुकड़ों के बीच बेहोश पड़ी है और उसके पैरों से खून बह रहा है। मतलब पहले दूसरे पर जबरदस्त हिंसा और फिर खुद को नुकसान पहुंचाकर बेहोश हो जाना, ये क्या था? ये इस घटना की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। एक विनाशकारी शक्ति जो बाहर की तरफ भी हमला कर रही है और अंदर की तरफ भी। लेकिन सबसे अजीब बात तो इसके बाद हुई। क्या? इस भयानक घटना के बाद अगले 3 महीने तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। प्रीति एकदम सामान्य हो गई। तो परिवार को एक झूठी उम्मीद मिली होगी कि शायद बुरा वक्त टल गया है। बिल्कुल, लेकिन वो शांति टिक नहीं पाई। 3 महीने बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया, और यहां से शुरू होता है परिवार के संघर्ष का सबसे लंबा और थका देने वाला दौर। हाँ, तापोस बताते हैं कि अगले 3 सालों में उनके पिता ने 60 से 70 अलग-अलग मौलवियों और पंडितों को दिखाया। इस आंकड़े पर एक पल के लिए रुकते हैं। 60 से 70, इसका मतलब है 3 साल तक हर महीने लगभग 2 नए हीलर्स के पास जाना। सोचिए उस परिवार की मानसिक और शारीरिक थकान के बारे में। और फिर आर्थिक बोझ। तापोस के मुताबिक उस सब में उनके 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो गए। उस जमाने में एक कोयला खदान के कर्मचारी के लिए ये रकम उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी से भी ज्यादा रही होगी। हाँ, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जो उन्हें आर्थिक रूप से कंगाल और अंदर से खोखला कर रही थी। और इसी दौरान छोटी छोटी अजीब घटनाएं भी होती रहीं। जैसे नानी के घर पर एक गाय थी। एक दिन प्रीति उसे घूरते हुए अपनी बहनों से कहती है, 3 दिन के अंदर मैं इस गाय को मार दूंगी। और ठीक 3 दिन बाद वो गाय अचानक बीमार होकर मर जाती है। ये घटनाएं परिवार के मन में ये डर बैठा देती हैं कि ये जो भी चीज है वो सिर्फ प्रीति तक सीमित नहीं है। लेकिन 2006 में, सालों के अंधेरे के बाद, पहली बार रोशनी की एक किरण दिखाई दी। हाँ, जब प्रीति ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी। ये तब हुआ जब उसकी छोटी बहन रिंकी ने उसे ताना मारते हुए कहा,
तू सिर्फ नाटक करती है माँ पापा को परेशान करने के लिए। ये सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आया होगा। बहुत। और उसने पहली बार बताया कि असल में उसके साथ होता क्या है। उसने कहा, तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो। और ये वो पल था जब परिवार को पहली बार इस घटना का एक अंदरूनी नजरिया मिला। हाँ, प्रीति ने 3 अलग-अलग सत्ताओं के बारे में बताया। एक सफेद साड़ी वाली आत्मा जो छाती पर बैठ के गला दबाती है। दूसरी एक पूरी तरह से हरे शरीर वाली आत्मा जो पैरों के तलवों में सुई चुभोती है। और तीसरा एक बहुत लंबा काला साया जो सिर के पीछे खड़े होकर उसका सिर कस के पकड़ लेता है। और फिर उसने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर किसी की रूह कपा दी। उसने अपने छोटे भाई तापोस की तरफ इशारा करके कहा, क्या? और वो जो तीसरा वाला है ना, वो अभी तापोस के बगल में बैठकर मेरी बातें सुन रहा है। सोचिए, उस कमरे में बैठे लोगों पर क्या गुजरी होगी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक मोड़ था। अब तक ये एक अनजानी बीमारी या साया था। अब दुश्मन का चेहरा साफ हो गया था। हाँ, अब वो एक नहीं बल्कि 3 थे। इस खुलासे ने परिवार की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस भयानक खुलासे के बाद ही परिवार को अपने इलाके के एक मौलवी रफीक की याद आई, जिन्हें वो अब तक नजरअंदाज करते आए थे। हाँ, और जब वो प्रीति को रफीक के पास ले गए तो रफीक ने उसे देखते ही कह दिया, तुम्हारी बेटी पर एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का साया है। अब फिर उन्होंने वो पहेली सुलझाई जो 8 साल पहले उस पहली महिला तांत्रिक ने शुरू की थी। क्या बताया रफीक ने? उन्होंने समझाया कि उस तांत्रिक के देवता असल में शैतान थे, जिन्हें वो काबू में रखती थी। उसने उन्हें प्रीति को ठीक करने भेजा, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे कि वो वापस नहीं गए और प्रीति के साथ ही रह गए। बिल्कुल। ये एक ऐसा जवाब था जिसने कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। पहली तांत्रिक की चेतावनी, 3 सत्ताओं का दिखना, प्रीति का अनुभव, सब कुछ अब एक ही कहानी में फिट हो रहा था। परिवार को पहली बार लगा कि किसी ने उनकी समस्या की जड़ को पकड़ा है। रफीक ने एक और जरूरी चेतावनी दी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सत्ता तुम्हारे दिमाग से खेलेंगी, तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि इलाज काम नहीं कर रहा, ताकि तुम इलाज बंद कर दो। ये एक बहुत ही होशियार मनोवैज्ञानिक चाल थी। रफीक ने परिवार को पहले ही बता दिया था कि उनके मन में शक पैदा होगा। अच्छा, ऐसा करके उन्होंने उनके होने वाले शक को भी इलाज की प्रक्रिया का ही हिस्सा बना दिया। अब अगर उन्हें लगता कि इलाज काम नहीं कर रहा तो वो सोचते, हाँ, रफीक साहब ने तो पहले ही कहा था कि ऐसा लगेगा। और फिर 1.5 साल लंबा इलाज चला। रफीक ने प्रीति और उनके घर को मंत्रों से बांधा। धीरे धीरे प्रीति की हालत सुधरने लगी। और आखिरकार अगस्त 2008 में रफीक ने ऐलान किया कि प्रीति अब पूरी तरह से ठीक है। 8 साल के बाद। और जैसा तापस ने हमें बताया, आज प्रीति शादीशुदा है और उसकी एक 15 साल की बेटी भी है। हाँ, वो एक सामान्य जिंदगी जी रही है, जो उस भयानक दौर को देखते हुए किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो ये थी एक परिवार की 8 साल लंबी अविश्वसनीय और दर्दनाक यात्रा। एक ऐसी कहानी जो हमें विज्ञान की सीमाओं से लेकर विश्वास और डर की गहराइयों तक ले जाती है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान बेबस महसूस करता है तो वो उम्मीद की किसी भी किरण को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो कितनी भी अतार्किक क्यों न लगे। ये डर, विश्वास और पारिवारिक लाचारी की कहानी है, जिसका सामना एक ऐसी चीज से था जिसे समझाया नहीं जा सकता था। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचिए, अगर उस पहली तांत्रिक ने वो देवताओं वाली चेतावनी कभी दी ही न होती, तो क्या इस परिवार ने इन घटनाओं को किसी और नजरिए से देखा होता? क्या तब प्रीति का अजीब व्यवहार एक अलौकिक हमला न होकर एक गंभीर मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल बीमारी के तौर पर देखा जाता? ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।